स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर साइंस क्लास। और आज का हमारा चैप्टर है सेल्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसको हम पिक्चर्स से पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आए इस चैप्टर का जब भी आपका एग्जाम हो। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। What we will learn in this chapter, या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ जाएंगे। तो सबसे पहला, डिस्कवरी सेल की किसने की, कब हुई। फिर पोस्टुलेट्स जो है सेल थ्योरी की, वो फिर हम पढ़ेंगे। एक सेल के अंदर और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं या फिर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जितना कि आपके सिलेबस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है और हमेशा आता है 8th में, वो होता है डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो इसको मैं रिटिन में भी और डायग्राम से दोनों के डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाली हूँ। फिर हम फंक्शंस पढ़ेंगे सारे सेल ऑर्गेनेल्स के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, है ना, क्या क्या ये आपके लिए परफॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन का। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अभी क्लियर होने वाले हैं। सेल क्या होते हैं, सेल की डेफिनेशन क्या है। तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये हमारा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर लाइफ का होता है। अब डिस्कवरी सेल की किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। 1667 में इन्होंने डिस्कवर किया सेल्स को, जबकि ये ऑब्जर्व कर रहे थे एक और को जो कि डेड सेल वॉल ऑफ अ प्लांट है, अंडर हिज माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था। तो ये एंशिएंट माइक्रोस्कोप है, इससे वो देख रहे थे आपने कॉक्स को, वहां उन्होंने डेड सेल को सबसे पहले देखा। ही सॉ मेनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि जैसे हनी कॉम्ब होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया, हडल्ड टुगेदर एंड सेपरेटेड बाय पार्टीशंस, है ना। तो ये सब क्या थे, एक्चुअली डेड सेल्स थे। लेकिन इसके बाद करीब 150 ईयर्स यानी कि 150 साल लगे हमको फर्दर स्टडी करने में, क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था। जब हमने एक इन्वेंट किया, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप, आपको पता है सेल साइज में इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उनको स्टडी करते हैं। तो जब हमने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप बना लिया, तब हम लिविंग सेल्स को स्टडी कर पाए और इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो आपको नाम याद रखना है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से इन लिविंग सेल्स की स्टडी को किया था। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए कि पहले डिस्कवर किसने किया, तो याद रखना है आपको रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो कैसे सेल थे, डेड सेल थे। और जो लिविंग सेल्स थे उनको डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने। तो जो हमारे सेल्स होते हैं इनसे मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज। हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, और उसमें बहुत सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। तो टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और इससे बनता है ऑर्गेनिज्म। मैं आप लोग तो हम जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम। वो किससे मिलकर बना है, डिफरेंट ऑर्गन्स से। और ऑर्गन्स को कौन बनाता है, टिश्यूज। लेकिन उन सब की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल। और अब हम स्टडी करेंगे कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं और सेल क्या होते हैं। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उस पूरे को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थ्योरी, सेल थ्योरी जो है वो वर्क था 3 साइंटिस्ट का जिन्होंने मिलकर इसको किया था। ये जो साइंटिस्ट थे वे थे मैथ्यू शेल्डन, ये नाम आपको पढ़ने हैं, थियोडोर शेवान एंड रुडोल्फ वर्शॉ। इन तीनों ने मिड 19th सेंचुरी में स्टडी किया सेल्स को, लिविंग सेल्स को, और 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी को प्रेस्क्राइब किया, जिसको ये एक एमिनेंट जो है जर्मन साइंटिस्ट हैं, कॉन्सेप्टलाइज किया उन्होंने सेल थ्योरी को, और उसके की पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के, जो डिस्क्राइब करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट वन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें आपको 1 या उससे अधिक सेल्स मिलेंगे। यानी कि क्या हुआ, यूनिसेलुलर जहां पर 1 सेल होगा, या फिर क्या होंगे आपके मल्टी सेलुलर, यानी कि जहां आपको 2 या उससे अधिक सेल्स के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। ये दोनों ही चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या है कि सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के,
और एग्जिस्ट कर सकते हैं एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स भी, जैसे बैक्टीरिया है, और एज पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है कि एक सिंगल सेल भी एग्जिस्ट कर सकता है, लाइफ हो सकती है उसमें, लिव कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, या आपने अमीबा पैरामीशियम इनके बारे में पढ़ा है, तो ये सिंगल सेल्स हैं और पूरा काम कर रहे हैं, है ना। इनमें क्या क्या हो रहा है जो लाइफ में होता है, क्या क्या करते हैं हम, ग्रोथ होती है, मूवमेंट है, डाइजेशन है ना, हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेशन हो रहा है, फिर अगर आप डाइजेशन हो रहा है तो एक्सक्रीशन भी होगा, है ना, और फिर रिप्रोडक्शन, जहां पे जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी अपने जैसे क्या कर रहे हैं, नई कॉपीज बना रहे हैं, यही सिंपली हम पढ़ते हैं। तो यानी कि सिंगल सेल भी ये सारे काम कर सकता है, और मल्टी सेलुलर में भी वो अलग अलग वर्क आपको करके देता है। फिर सेकंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है कि सेल्स जो है वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, सबसे छोटी यूनिट जहां फिर ये सारे काम आपके परफॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट वन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। दूसरी थ्योरी जो है कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, न्यू सेल अराइज होते हैं आपके पुराने सेल्स से। सेल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद स्प्लाइस्ड पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलिज that carry out specific functions necessary for the cells सर्वाइवल। और सारे के सारे जो सेल्स हैं वो अराइज किससे होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किसके द्वारा, सेल डिवीजन से। अभी हम इस सेल डिवीजन को समझेंगे कि ये वर्ड क्या है, लेकिन अभी आपने समझा कि कोई नया सेल अगर फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, प्री एग्जिस्टिंग सेल की। एक पहले जो सेल है वो डिवाइड होगा और फिर नए सेल को फॉर्म आउट करेगा। तो ये थोड़ी आपको समझ आ गई। First one, living organisms are made of cells. Cells is the basic unit of life and new cells arise from old cells. ये आपकी postulates हैं। Cells कैसे structure हैं, complex in nature में होते हैं, simple नहीं है। अभी आप पढ़ेंगे इनके components को भी, तो ये कैसे structure है, complex है। और ये प्रेजेंट है वेरियस नंबर ऑफ शेप एंड साइज में। हमारी बॉडी में भी सारे सेल एक से नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे कि नर्व सेल्स क्या होते हैं, तो वो आपको डिटेल में स्टडी अभी कराया जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर में। सेल्स प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स थ्रू प्रोसेसेस लाइक माइटोसिस और मियोसिस। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज सेल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। क्लियर? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, आप वर्ड देख रहे हैं यूनिसेलुलर और यहाँ क्या है, मल्टी। तो यूनि मीन्स सिंगल सेल्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और यहाँ मल्टी है यानी कि मोर देन वन सेल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारे वो इसके अंदर आएंगे जहां मोर देन वन सेल है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, लिविंग बींग्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं सिंगल सेल, जैसे आपने अमीबा पढ़ा है अभी तक, किसी तरीके का भी स्ट्रक्चर होता है उसमें, इस तरीके से सीडोपोड्स उसके अंदर निकल जाते हैं, न्यूक्लियस होता है ना, और उसमें ऑर्गेन्स वगैरह होते हैं। तो ये आपने स्टडी किया है कि एक ही सेल से वो सारा काम कर लेता है और इसी से अपने जैसे भी बना लेता है। ये पैरामीशियम, ये भी सिंगल सेल्ड है। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल में सारे के सारे वर्क कौन कौन से, ग्रोथ, मूवमेंट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, सारा का सारा जो है वो परफॉर्म हो जाता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपोज करते हैं एक से ज्यादा सेल, है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर किडनी सेल्स हैं तो वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे अपना वर्क, यानी कि ब्लड को साफ करेंगे, है ना। और अगर हमारे रेस्पिरेशन वाले सेल हैं तो वो ब्लड में ऑक्सीजनेशन, डी ऑक्सीजनेशन का काम कर रहे हैं। तो हर ये स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं, जहां है वहां क्या वर्क उनको परफॉर्म करना है, एक स्पेशल काम वो परफॉर्म कर रहे हैं और मिलकर टुगेदर वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। जबकि यहाँ सिंगल सेल्स में ही सारा काम परफॉर्म हो रहा है। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक सिंगल सेल्स यानी कि यूनिसेलुलर हो गए और दूसरे मल्टी। वेरिएशन इन सेल्स, मैंने आपको बताया कि सेल्स जो होते हैं वो शेप और साइज में अलग अलग टाइप के होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, नर्व सेल है।
और ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। अब एक एडल्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी, उसमें ऐसा कहा जाता है कि 50 से लेके 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने छोटे होते हैं ये सेल, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सेवरल बिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। और सेल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही था कि आउटर बॉडी है और सेंटर में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये सब शेप और साइज में अलग अलग होते हैं। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो मेड किससे हो रहे हैं, सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज से, जो परफॉर्म करते हैं उनके लिए वेरियस फंक्शंस। जैसे ह्यूमंस हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, ब्लड होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। और ये जो है स्पेसिफिकल सेल्स जो होते हैं ये 8 यूएमएन साइज होते हैं, कितने छोटे छोटे भी होते हैं। और जो मसल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं और स्लाइटली लार्जर होते हैं, जो हमारे आरबीसी से उनसे रेंज करते हैं 1 मिलीमीटर से 40 तक साइज में। कुछ मसल सेल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं शेप में, जबकि नर्व सेल्स मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ये आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ये कैसे हैं, इलोंगेटेड है, ब्रांच्ड है। और वो कितने छोटे हो सकते हैं, 0.mm तक भी हो सकते हैं और लेंथ में 1 मीटर तक भी हो सकते हैं। तो ये सब है कि अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। जैसे अमीबा जो है उसका शेप अलग होता है, अभी मैंने बताया था कि वो किसी भी शेप का हो सकता है, आप किसी भी वे में उसको फॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया अमीबा। लेकिन जो पैरामीशियम है वो आपको पता है कि स्लीपर शेप्ड होता है ना, आगे से कुछ इस तरीके से चौड़ा होके यूं करके आप उसको फॉर्म कर लेते हैं। तो जो शेप और साइज है इनके वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, पर वर्किंग उनकी उसी तरीके से सेम रहती है। अब साइज के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉलेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या है, आरबीसी है। साइज जो सेल का ऑर्गेनिज्म है उसका कोई रिलेशन नहीं है कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगी। और जो एक लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वेटिक है, अलगा है वो, जिसको आप कैलरिपा टैक्सीफोलिया बोलते हैं। और लेंथ में अगर ये ग्रो करने जाए तो 6 to 12 इंचेस तक ये लेंथ में जा सकता है। और अगर आप देखें कि अनफर्टिलाइज्ड सेल्स में अगर हम बात करते हैं तो सिंगल सेल एंटिटी जो है वो क्या होती है, तो एग लेड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज hen एंड ostrich आर नॉट सिंगल सेल्ड एंटिटीज, है ना। However, unfertilized eggs that can present inside their bodies are single celled entities because the entire interior of an unfertilized cell consists of a single cell. तो जो बर्ड का लार्जेस्ट सिंगल सेल है वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और जिसका वेट कितना होता है 2.25 kg। नाउ आई थिंक जो वेरिएशन है सेल्स के वो अब आपको समझ आ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ अ सेल अभी आप यहाँ थ्योरी में देख लीजिए, फिर आपको अलग अलग प्लांट सेल और एनिमल सेल पिक्चर्स से मैं आपको समझा देती हूँ। बाहर हमारा क्या होता है इस सेल में, आउटरली जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, वो होते हैं। सेंटर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये आउटर जो है ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया हमारा, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और इसके अंदर जो होता है वो है साइटोप्लाज्म। अंदर न्यूक्लियस में हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं the cytoplasm, the jelly-like substance within the cell membrane called cytoplasm, contain various organelles and is the site for many cellular activities. ये जो आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, इसको हम कंट्रोल सेंटर सेल का कहते हैं, और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। ठीक है, जैसे यही डिवाइड होता है और नए सेल को फॉर्म करता है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है सेल की एक्टिविटीज को, कैरीज करता है इंस्ट्रक्शन फॉर सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। Despite so much variation in their form and structure, all the cell have the same basic structure plan. क्या क्या होगा, बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा, किसी भी तरीके का आप स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसमें बाहर क्या रखेंगे आप, सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर आपका क्या आएगा, न्यूक्लियस, वो भी सेपरेट होगा बाकी से एक मेम्ब्रेन से।
जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्म। अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो कॉमन फीचर्स जो हैं वो सेल के सेम ही होंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक थिन लेयर है आउटरली जो होल्ड कर रहा है सेल को टुगेदर। सेमी परमेबल होती है नेचर में, अलाउ करते हैं सेलेक्टिव मूवमेंट सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल वॉल, एडिशनल वॉल होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल में होती है। तो अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे उसमें ये क्लियर करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल कंसिस्ट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बेडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और जो न्यूक्लियस है हमारा, ये स्फेरिकल बॉडी है जो इनसाइड द सेल होती है, यानी कि सेंटर ऑफ द सेल है। इसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बाकी सेल से अलग हो जाता है। ये मेम्ब्रेन पोरस होती है, अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, मैं अपने पेरेंट्स से कैसे, क्योंकि हमने कुछ जीन्स को इनहेरिट किया है। ये जीन्स कहाँ से आते हैं, सेल्स में से आते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम्स हैं जिन पे राइट आउट होते हैं हमारे जीन्स और वो आगे फॉरवर्ड होते हैं, है ना। हर स्पीसीज में अर्थ पे जो है फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो है हर सेल में, कहाँ, ह्यूमन बॉडी में। कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं। और जबकि एक बैक्टीरियल सेल्स जो है वो सिर्फ सिंगल सेल क्रोमोसोम्स होता है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें जो ट्रू आपका न्यूक्लियस है वो नहीं फॉर्म होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस जो है वो इसमें न्यूक्लियोटाइड रेफर करते हैं हम। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया। जबकि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं यूकैरियोटिक जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हम बात करें तो फाउंड होते हैं एक फर्म में जिसका नाम है ऑफिग्लोसम रेटिकुलम। इसमें करीब 1260 क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आपके क्या है, ये सेल हो गया। ये आपका जब डिवाइड होना शुरू होता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाता है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का। और ये डीएनए आपको शो किया है मैंने, डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो विद इन द न्यूक्लियस ग्रेनुअल नेटवर्क होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, क्रोमेटिन, ये कॉम्बिनेशन है डीएनए एंड प्रोटीन्स का। जब सेल डिवाइड नहीं होता है और क्रोमेटिन जो है डिस्पर्स एंड अपीयर कर जाता है, जब डिफ्यूज होता है नेटवर्क में। जब सेल डिवीजन होता है तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाते हैं और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म करते हैं जिनको कि हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है उसमें सेवरल जीन्स होते हैं जिनसे कि हम इनहेरिट करते हैं अपने जो हेरिडिटी है उसको। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस प्लांट्स एंड एनिमल सेल का, हमेशा आता है। तो फटाफट से हम इसको समझ लेते हैं, पहले पिक्चर्स से फिर टेबल्स फॉर्म में, दोनों तरीके से हम आपको क्लियर करा देते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको वहां डिस्क्राइब करें। तो ये है आपका प्लांट सेल, देखते ही आपको समझ आ गया होगा क्या है बच्चों, ये है प्लांट सेल। क्योंकि इसके बाहर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन आपको ये दिखाई दे रही है, ये है सेल वॉल, ये थिक है। और ये सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल में। तो ये क्या है, आपका प्लांट सेल है। फिर इसके अंदर एक और सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका गोल्गी एपरेटस है। ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, प्लांट सेल में। ह्यूमंस में होगा क्लोरोप्लास्ट, हम खाना बनाते हैं हमारे अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, नहीं होता है ना। पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और उसके लिए उनको क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी जो सन की है उसको ट्रैप करता है और उस प्रोसेस को परफॉर्म कराता है। ये रेफेडल क्रिस्टल्स हैं, ड्रस क्रिस्टल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस जो है हमारे सेल का, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म है आपका,
यानी कि जो लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म भरा हुआ है आपके सेल के अंदर, एमाइलोब्लास्ट यानी कि स्टार्च ग्रेन, ये भी प्लांट सेल में ही होगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये भी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर अगर गोल्गी बॉडीज उस पर प्रेजेंट है तब भी और नहीं है, दोनों तरीके से है। रफ है गोल्गी वैक्यूल्स, ये आपके राइबोसोम्स हैं। तो ये स्मूथ ईआर हो गया, ये आपका रफ ईआर हो गया। स्मूथ में यहाँ देख रहे हैं आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि जो रफ होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो। और फटाफट से समझिए आप एनिमल सेल का डायग्राम। तो ये जो है आपका, ये क्या है, एनिमल सेल। क्योंकि यहाँ बाहर सेल वॉल नहीं है तो आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपका क्या है, एनिमल सेल है। वहां आपका क्या प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, आउटर सेल वॉल। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ आपका क्या हो रहा है, पावर हाउस, ये आपके सेल का है। एनर्जी रिलीज हो रही है। गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं, आपके प्रोटीन को बंडल्स बना के फिर उनको जो है भेजते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंट्रलाइज माइक्रोट्यूबुल्स, ये आपका साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटरली, दो तरीके के आपके यार, स्मूथ और रफ। फिर आपके आ गए गोल्गी वेसल्स, लाइसोसोम्स और पिनोसाइटिक वैक्यूल्स। इन सबको एक तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अभी आपको मैं ये अलग अलग एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक एक के बारे में। अभी आपने सेल जिन ऑर्गेनेल्स को देखा था डायग्राम में, आप थ्योरेटिकली भी उनको समझ लीजिए। मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, जनरेट करता है एनर्जी, यानी कि एटीपी, किसके थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। शेप कैसा होता है इसका, छोटे छोटे ओवल शेप रहता है या फिर किडनी शेप। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। फिर आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकंड। ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में। जो प्रोटीन है आपका सिंथेसिस करना उसका और ट्रांसपोर्टेशन करना, ये इस मेम्ब्रेन का काम होता है। फिर ये दो तरीके का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने आपको दिखाया था अभी। ये नेटवर्क्स जो होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, कनेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Endoplasmic reticulum help in transportation of substances into and out of the cell. They can be sites for the synthesis of proteins. समझ गया, तो यहाँ क्या हो रही है, synthesis of proteins होती है। फिर हमारा क्या आता है, Golgi apparatus आता है। It modifies, shorts and packages protein. यहाँ पे क्या हो रही है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रही है, लेकिन यहाँ पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन हो रही है और लिपिड्स की। फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है विद इन और आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसे फैक्ट्री होती है कि एक माल कहीं बन रहा है, फिर उसको क्या करना है, पैकेज करके सेंड आउट भी तो करना है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी तो चाहिए। ये थोड़ी है कि बना लिया और फिर वहीं रखा हुआ है। तो गोल्गी एपरेटस क्या काम किया है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। फिर आते हैं हमारे राइबोसोम्स। Ribosomes are involved in protein synthesis by translating messenger RNA. संदेश भेजने का काम जो होते हैं, RNA क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, mRNA मैसेंजर RNA। तो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, involved in protein synthesis by translating messenger RNA। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है लाइसोसोम, membrane bound sacs containing digestive enzymes to break down waste material and foreign substances। अगर बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है उसको खत्म करना है, वेस्ट करना है, तो आपके पास अंदर ही बॉम्ब्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। फट जाते हैं ये, है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सफाई करने के लिए भी तो कोई चाहिए, अगर वेस्ट इकट्ठा हो जाए तो वो काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम्स करते हैं। स्मॉल राउंडेड सेक्स फिल्ड विद टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पूछा जाता है, एक नंबर में भी आ सकता है। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज दैट मे एंटर ऑफ द सेल एंड बर्न आउट सेल पार्ट्स। समटाइम्स दे बर्स्ट विद इन द सेल। मैंने कहा ना, जैसे बॉम्ब फटते हैं ऐसे ये फट जाते हैं। विच इज डीजेनरेटिंग एंड इन विच द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम भी होता है सुसाइडल बैग। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूछा जाएगा।
ये आपके हो गए सुसाइडल बैग्स। तो लाइकोसोम्स जो दूसरा नाम है इसका वो क्या हो गया, सुसाइडल बैग। दे डाइजेस्ट एवरी सेल इन विच दे आर कंटेन्ड। नेक्स्ट हमारे आते हैं वैक्यूल्स। sac like structures involved in storage, maintaining cell shape and waste disposal। तो वैक्यूल्स का काम क्या हो गया कि स्टोर करना है, मेंटेन करना है शेल के शेप को, और जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर देना। एनी टाइम साइड से टू यू की जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये हमेशा आता है। तो प्लांट सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं एनिमल सेल्स से, जबकि एनिमल सेल्स छोटे होते हैं। ये फर्स्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, क्लियर हो गया होगा। और दूसरा क्या है, जो प्लांट सेल है उसके बाहर सेल वॉल होती है। अभी मैंने आपको पिक्चर्स में भी ये दिखाया था कि एक सेल वॉल प्रेजेंट थी अलग से। In addition to plasma membrane consists of middle lamella, primary and secondary walls। यहाँ सेल वॉल absent होता है, तो दो पॉइंट आपको लर्न हो गए। फिर प्लाज्मोमेटा प्रेजेंट होता है, यहाँ absent है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मैंने बताया आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। जबकि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, पानी को स्टोर करना है, एंड परमानेंट होते हैं, जबकि यहाँ वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। Tonoplast present around vacuoles, tonoplast absent. Centrioles absent except motile cell of lower plants. Centrioles present. Nucleus present along the periphery of the cell. Periphery of the cell से nucleus लगा होता है, जबकि यहाँ nucleus center of the cell होता है। Lysosomes जो होते हैं वो rare होते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ लार्ज वैक्यूल हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स यहाँ रेयर है, जबकि यहाँ लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। और लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स होते हैं। स्टोर मटेरियल जो है वो स्टार्च ग्रेन्स हैं, यहाँ स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है। आपको पता है पौधे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर स्टार्च ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज मटेरियल यहाँ आपको समझना है, जबकि यहाँ क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है। तो मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते ही ये आपको याद हो गया होगा। अभी आपने पिक्चर्स में भी दोनों का डिफरेंस देखा, फिर मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में भी करा दिया है। तो आई प्रे फॉर गॉड आपको फुल मार्क्स मिले इसमें। पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सेल जो है वो डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो कैसे सेल थे, डेड सेल से। ठीक, फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को, कब, 1974 में। और जो थ्योरी हमारी दी थी वो शेवान शेल्डन और वर्शॉ ने प्रपोज की थी 1836 में, जबकि जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिराइव किया था 3 डायमेंशनल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए 1953 में। उन्होंने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेस्क्राइब किया था। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं, तो ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, सेल्स होते हैं। इन एडिशनल सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल होते हैं, और ये किसमें है, प्लांट सेल में। रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। ये सब आपके फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करके किसी भी तरीके से आ सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी का क्या होता है, नर्व सेल होता है। helps amoeba to move from one place to another, pseudopodia. Which cell organelle help to store waste, vacuole. A jelly like substance present inside the cell, तो वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसमें कि सारे के सारे जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स हैव ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, तो क्लोरोप्लास्ट। ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूबुल्स जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, इन और आउट भेज रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डाइजेस्टिव सब्सटेंस यानी कि सुसाइडल बैग कौन है, लाइसोसोम, जो कि फट जाता है अगर बाहर से कोई चीज आ रही है। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको पिक्चर्स की हेल्प से एक एक टॉपिक को क्लियर कराया है, फिर क्वेश्चन आंसर्स को भी समझाया है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा और सारे आंसर्स आप लिख सकते हैं। पूरा जो डिफरेंशिएशन है प्लांट्स एंड एनिमल सेल का, उसको मैंने पिक्चर से, टेबुलर फॉर्म से, हर तरीके से समझाने की आपको कोशिश कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।